नमस्कार। किसी शायर ने कहा है कि मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वे क्या दिखाएंगे राह मुझको, जिन्हें खुद अपना पता नहीं है। अपनी राह स्वयं बनाने वाले, अपने भीतर की रचना धर्मिता की तलाश स्वयं करने वाले, ये कालजयी रचनाकार का नाम है जैनेंद्र कुमार। आज जैनेंद्र कुमार की 115वीं जयंती है। 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ के कस्बे कौड़ियागंज में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता रमाबाई सात्विक प्रकृति की महिला थी और उनके पिता प्यारे लाल एक सामान्य व्यापारी थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता व्यापार के सिलसिले में बाहर गए थे। जब वे लौट के घर आए और बच्चे को देखा, उसके चेहरे की दीप्ति देखी, तो इनके मन में आनंद की लहरें उठने लगी। इन्होंने प्रफुल्लित होके उस बालक का नाम रखा आनंदी लाल। बचपन में आनंदी लाल नाम से ही जैनेंद्र जाने पहचाने गए। इतना ही नहीं, प्रमाण पत्रों में भी उनका नाम आनंदी लाल ही है। जब वे 2 साल के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। घर में कमाने वाला कोई और नहीं था। एक अग्रजा थी, एक छोटी बहन और विधवा मां। ऐसी स्थिति में सांत्वना देने वाले लोग काफी आए, लेकिन साथ देने का काम किया इनके मामा भगवान दीन ने। उन्होंने अपनी बहन को और भांजा भांजी को अपने साथ रखा। वे नौकरी करते थे, लेकिन 1909 में नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। जैन मत की कुछ पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया और फिर वे जैन मत की ओर उन्मुख हुए। जैन मत में वे दीक्षित हुए। हस्तिनापुर के ऋषभ जैन आश्रम में जैनेंद्र की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। 1911 से 1918 तक वहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और 1919 में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर ये काशी आए, इनका नामांकन हुआ, लेकिन गणित में ये काफी कमजोर थे। कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी सहभागिता हुई। इनके मामू स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन के एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। तो जैनेंद्र राष्ट्रीय आंदोलन के सहभागी बने। उनकी पहली कहानी खेल 1928 ईस्वी में विशाल भारत में छपी। विशाल भारत का प्रकाशन 1928 में ही प्रारंभ हुआ था। इसके नवंबर के अंक में यह कहानी प्रकाशित हुई और यह कहानी बाल मनोविज्ञान के विश्लेषण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी गई। उसके पहले इन्होंने देवी अहिंसे नामक एक लेख लिखा था, लेकिन चतुर सेन ने वह लेख अपने नाम से छपवा लिया। अभ्युदय में चतुर सेन की यह चोरी वर्णित हुई। 1928 के बाद जैनेंद्र ने निरंतर लिखना शुरू किया।
1929 में उनकी 11 कहानियों का संग्रह फांसी प्रकाशित हुआ। फांसी एक महत्वपूर्ण कहानी है, एक लंबी कहानी है जिसमें क्रांतिकारियों के रोमानी चित्र अंकित हुए हैं। 1931 में इनका दूसरा कहानी संग्रह वातायन छपा और 1929 में ही इनकी पहली औपन्यासिक कृति परख का प्रकाशन हुआ। परख की जो कथा है वह बहुत हद तक इनके जीवन की एक घटना से मेल खाती है। एक बाल विधवा तारा थी जिससे ये विवाह करना चाहते थे। वह जैन आश्रम में थी, मुलाकातें हुई, विवाह करने की इच्छा हुई, लेकिन इनके मामा ने रोक दिया। 1929 में भगवती अग्रवाल से इनकी शादी हुई और परख के बाद जब सुनीता का प्रकाशन हुआ तो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार छा गए। यह उपन्यास नारी जीवन के अंतर मन को खोलने वाला उपन्यास है और 1937 में जब त्याग पत्र का प्रकाशन हुआ तो जैनेन्द्र हिंदी की मनोवैज्ञानिक उपन्यास धारा के सबसे समर्थ रचनाकार के रूप में स्थापित हुए। त्याग पत्र नारी अस्मिता की खोज का उपन्यास है। यह उपन्यास काफी लोकप्रिय हुआ। इस उपन्यास की संवेदना और शिल्प विधि से प्रभावित होकर 1946 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। यह उपन्यास हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में मील का पत्थर है। 1939 में कल्याणी का प्रकाशन हुआ। 1952 में सुखदा नामक उपन्यास छपकर पाठकों के बीच आया, जिसमें स्त्री विद्रोह को स्वर दिया गया था। स्त्री विमर्श की बात करने वालों को जैनेन्द्र के उपन्यासों से जरूर गुजरना चाहिए। जैनेन्द्र की स्त्रियां यातना झेलती हैं तो उनसे मुक्ति के लिए संघर्ष भी करती हैं। जैनेन्द्र की स्त्रियां यदि परंपरा के बंधन में बंधी हुई हैं तो मुक्ति की बेचैनी भी उनमें देखने को मिलती है। व्यतीत 1953 में छपा इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। जयवर्धन 1956 में छपा और डायरी शैली में लिखा हुआ यह उपन्यास अपनी शिल्प विधि की प्रौढ़ता के कारण काफी सराहा गया। 1965 में मुक्तिबोध, 1968 में अनंतर और 1974 में अनाम स्वामी नामक उपन्यासों का प्रकाशन हुआ। इनका अंतिम उपन्यास दशार्क 1983 में छपकर पाठकों के बीच आया। एक कहानीकार के रूप में भी जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हैं और कम से कम 30 से अधिक ऐसी कहानियां हैं उनकी जो हिंदी कहानी के विकास की दिशाओं को रेखांकित करती हैं। दृष्टि दोष, दाम्पत्य और प्रेम का जटिल संबंध रेखांकित करने वाली कहानी है। परदेसी कहानी में प्रेम का परिणाम अविवाहित मातृत्व के रूप में होता है। इन्होंने एक प्रयोगशील उपन्यास भी लिखा था 1932 में ऋषभ चरण जैन के साथ तपोभूमि नाम से।
तो एक कहानीकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। जैनेंद्र ने हिंदी उपन्यास के एक नए क्षितिज का उद्घाटन किया और जैनेंद्र की अनेक कहानियां बाल संवेदना, बाल मनोविज्ञान को रेखांकित करने वाली कहानियां हैं। इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी कहानी लिखी है। इनकी एक प्रसिद्ध कहानी निर्मम है, जिसकी पृष्ठभूमि में औरंगजेब के विरुद्ध शिवाजी के संघर्ष का चित्रण है। राजपथिक और नीलम देश की राजकन्या, इनकी प्रेम दृष्टि की व्यापकता को रेखांकित करने वाली कहानियां हैं। जैनेंद्र प्रेम के बारे में गंभीर चिंतन करते हैं। प्रेम अपनी समग्रता में उनके कथा साहित्य में वर्णित होता है। तो प्रेम परक कहानियों के माध्यम से भी जैनेंद्र की एक अलग पहचान बनती है। जब परख छपकर आया था 1929 में, इस पर हिंदुस्तानी एकेडमी का सम्मान इनको मिला था। दिनकर ने निबंध भी लिखे और उनके निबंधों में जो वैचारिक ऊष्मा मिलती है, जो विचारों की मौलिकता मिलती है, वह चकित करती है। साहित्य का श्रेय और प्रेम, काम, प्रेम और परिवार, ये कृतियां उनके गंभीर चिंतन को प्रमाणित करती हैं। 1930 में वे प्रेमचंद के साहचर्य में आए, प्रेमचंद से प्रभावित हुए और प्रेमचंद से उनका पारिवारिक संबंध बना। इसीलिए प्रेमचंद के निधन के बाद कुछ दिनों तक शिवरानी देवी के साथ मिलकर उन्होंने हंस का प्रकाशन संपादन किया। प्रेमचंद एक प्रति व्यक्तित्व उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें मूल्यांकन भी है, संस्मरण भी है, कई मार्मिक प्रसंग और प्रेमचंद की कथा शक्ति को रेखांकित करने के कारण यह कृति काफी महत्वपूर्ण हुई। कहानी पर भी उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कहानी, अनुभव और शिल्प। जैनेंद्र ने नौकरी की तलाश की। वे कलकत्ता गए, नौकरी नहीं मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी अलग पहचान बनाते हुए वे उस मंजिल तक पहुंचे जहां पहुंचना हर साहित्यकार का स्वप्न होता है। 1966 में इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान मिला। 1971 में ये पद्म भूषण से विभूषित हुए। 1974 में साहित्य अकादमी की फेलोशिप इन्हें प्राप्त हुई। 1972 में आगरा विश्वविद्यालय ने और 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट की मानद उपाधियां दी। 1974 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्रदान की और 1974 में ही गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार ने विद्या वाचस्पति के अलंकरण से इन्हें अलंकृत किया। 25 जुलाई 1985 को इनकी पत्नी का देहांत हो गया। जैनेंद्र कुछ हताश, कुछ उदास रहने लगे। अपनी पत्नी को ये शक्ति मानते थे और 24 दिसंबर 1988 को जैनेंद्र गोलोकवासी हो गए। आज जैनेंद्र भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं है। 32 साल पहले उनका निधन हुआ, किंतु उनकी रचनाएं आज भी पाठकों को अभिभूत करती हैं।
विद्वानों को चकित विस्मित करती हैं और वे हमें जीवन जीने की सीख देती हैं। जैनेंद्र की इस जयंती के अवसर पर उनको सादर नमन। धन्यवाद।